बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके पार्ट सी तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम पार्ट डी से स्टार्ट करेंगे टिल क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो पार्ट डी में है रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। फर्स्ट एस्पेक्ट इसका होगा अपीयरेंस, ठीक है, कि रफ ईआर और स्मूथ ईआर दिखते किस तरह से हैं। रफ ईआर है स्टार्टेड विद राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, जबकि स्मूथ ईआर में राइबोसोम्स होते ही नहीं है, ये लैक करते हैं, उनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेक्ट इसका है फंक्शन, सिंथेसाइजेस एंड प्रोसेसेस प्रोटीन्स, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, जबकि जो स्मूथ ईआर है वो लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करते हैं और केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। लोकेशंस इनकी हैं टिपिकली फाउंड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ही और गोल्जी अपरेटस के नियरेस्ट होता है ये, जबकि ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में होता है और ज़्यादातर डिस्पर्स्ड होता है। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स इसमें ये होते हैं कि जो उनके साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। इसके साथ ज़्यादातर राइबोसोम्स साइटोप्लाज्मिक सरफेस के साथ अटैच होता है। यहाँ पर राइबोसोम्स होते ही नहीं है, तो ये स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स होते हैं इसके साथ। सेल में जो है रफ ईआर का रोल ये होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है और प्रोटीन को मॉडिफाई करता है एंड डिस्टेंट फॉर सिक्रीशन और मेम्ब्रेन इंसर्शन, ठीक है। जबकि स्मूथ ईआर लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है, इस मामले में जो सेल होता है उसमें लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी उनकी केमिकल इफेक्ट को थोड़ा कम कर देता है। पार्ट ई है क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन होगा इसका भी, क्रोमैटिन है डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन द न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स है कंडेंस्ड डीएनए प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर लेस कंडेंस होता है और इसका नेटवर्क डिफ्यूज होता है, ठीक है, लेस कंडेंस डिफ्यूज नेटवर्क। जबकि क्रोमोसोम्स का हाईली कंडेंस होता है, ठीक है, इसका हाईली कंडेंस होता है और इसका रॉड लाइट नेटवर्क होता है। फंक्शन इसका है रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड रेप्लिकेशन, ये जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको रेगुलेट करता है और जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो उसको भी रेप्लिकेट, जब सेल कर रहा होता है तो उसको भी रेगुलेट करता है। इंश्योर एक्यूरेट डीएनए सेग्रीगेशन, एक्यूरेट का मतलब है कि जो लास्ट जनरेशन में था वही नेक्स्ट जनरेशन में भी होगा, उसका जो डीएनए का जो कोड है। अपीयरेंस इसकी डिफ्यूज़ होती है, इजीली हम उसको नहीं देख सकते, नेकेड आई से तो ज़्यादातर नहीं देख सकते, जबकि इसको हम इसकी अपीयरेंस जो है वो डिस्टिंक्ट होती है और सेल डिवीजन के दौरान ये नेकेड आई से विजिबल होता है। 17 क्वेश्चन है व्हाट आर द वेसिकल एंड व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म। क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले बताना है कि वेसिकल्स क्या होते हैं, देन वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहले बताना है कि वेसिकल जो है वो स्मॉल और उनके मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं, ठीक है, उनका एक आउटर अलग से मेम्ब्रेन होता है। उनका वर्क ये होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। सेल के अंदर जो वेसिकल्स होते हैं, एक तो वो साइज़ में स्मॉल होते हैं, दूसरी बात उनके मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, थर्ड ये कि वो जो है सेल में ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को और स्टोर भी करते हैं। तो अब हम लोगों ने इसके बताने हैं फंक्शंस, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्टिंग, ये ऑर्गेनाइलीज के दरमियान ऑर्गेनाइलीज से और ऑर्गेनेलीज को सब्सटेंसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। सिक्रेशन में भी ये काम करते हैं, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये सिक्रीट करते हैं। एंडोसाइटोसिस भी करते हैं, एक्सटर्नल मटेरियल जो सेल के अंदर आ रही होती है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, आयोडीन्स को और वेस्ट को भी, और सेलुलर डेब्रिस और वेस्ट को डाइजेस्ट भी करते हैं। 18 क्वेश्चन है व्हाट आर द टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड टू स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट टेक्निक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इससे हम लोग मेम्ब्रेन की डिटेल्ड इमेजेस देख सकते हैं। सेकंड है फ्लोरोसीन माइक्रोस्कोपी, विजुअलाइजेस मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। थर्ड है फ्रीज फ्रैक्चर, इससे हम इंटरनल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। फोर्थ है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई करता है जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें। फिफ्थ है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, इससे हम लोग जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को और लिपिड्स को एनालाइज कर सकते हैं। सिक्स्थ है पैच क्लैंप, तो इससे हम आयन चैनल को मेजर कर सकते हैं कि इस चैनल के ज़रिए कितना करंट आ रहा है।
19 क्वेश्चन है डिफाइन, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछी गई है, इसको हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग क्या है? ठीक है, सिग्नल से ही हमें याद कर लेना चाहिए कि ये जो है कम्युनिकेशन की बात हो रही है। इससे एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है। द प्रोसेस बाय विच सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सिग्नलिंग। ठीक है, सिग्नल्स के ज़रिए, मॉलिक्यूल्स सच एज मॉलिक्यूल्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के ज़रिए। ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यूज़ करता है सिग्नल करने के लिए? हार्मोन्स जो केमिकल्स होते हैं, और न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स एंड रिसेप्टर प्रोटीन्स टू रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटीज़। सेकंड जो आपसे डेफिनेशन पूछी गई है वो है मैग्नीफिकेशन। अभी हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नीफिकेशन किसी भी चीज़ की इमेज को लार्जर अपीयर होने को कहते हैं। आपके पास एक एक्चुअल इमेज होती है, ठीक है, और देन जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर उसको देखते हैं तो वो आपको बड़ी होकर दिखती है। तो वो कितनी बड़ी हुई है, उसके एनलार्जमेंट को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ enlarging द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, टिपिकली अचीव्ड थ्रू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप। थर्ड है रेजोल्यूशन। ठीक है, अब रेजोल्यूशन क्या होता है? डिस्टिंग्विश करने के लिए दो भी किसी भी क्लोज पॉइंट्स या थिंग्स जो होती हैं जो सेल के अंदर, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रेजोल्यूशन है। द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट एज अ सेपरेट एंटिटीज, यानी जो दो बिल्कुल क्लोज, उनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, उनको बिल्कुल सेपरेट एंटिटीज़ की तरह दिखाने के लिए, क्लैरिटी क्लियर करने के लिए, इमेज क्लियर करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो है माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन। फोर्थ है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विद द एबिलिटी टू डेवलप इनटू वेरियस सेल टाइप्स एंड सेल्फ रिन्यू इनडेफिनेटली। फिफ्थ है pluripotent stem cells, a type of stem cell capable of differentiating into any type of cell of the three germ layer। कौन सी germ layers होती हैं उसकी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और लास्ट होती है एंडोडर्म। ये उसकी layers होती हैं, बट नॉट टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज लाइक प्लेसेंटा। लेकिन वो जो है ना, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा नहीं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ को भी डिफ्रेंशिएट कर सके। सिक्स, सेवन्थ, एट और नाइन्थ जो है ये एक ही कैटेगरी में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट है एंडोसाइटोसिस। एंडो से याद रखें कि एंडो होता है इंटरनल को बोलते हैं, अंदर वाले हिस्से को। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सेल इंटरनलाइज एक्सटर्नल सब्सटेंसेस बाय इनगल्फिंग देम विद देयर मेम्ब्रेन टू फॉर्म वेसिकल्स। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए सेल इंटरनलाइज कर देता है एक्सटर्नल सब्सटेंसेस को, अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ठीक है, बाहर वाली सब्सटेंसेस को जब वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है वेसिकल के ज़रिए, इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर। नेक्स्ट है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या है? जिसमें सेल जो है लार्ज, अभी हम लोगों ने एंडोसाइटोसिस में कहा कि एक्सटर्नल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करता है ना, फेगोसाइटोसिस में लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको सेल अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम के सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस के ज़रिए होता है। अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस वेयर सेल इनगल्फ लार्ज पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डाइजेस्ट देम। पर्पस उसका होता है डाइजेशन, ऑफन परफॉर्म बाय इम्यून सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट है फिनोसाइटोसिस, अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस वेयर सेल्स इनटेक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सेल इनटेक करता है। ठीक है, ये होता है पिनोसाइटोसिस में, और उसको डिजॉल्व सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में अंदर आ रहा था सब्सटेंसेस, एक्सोसाइटोसिस में एक्सपेल यानी बाहर उसको निकालेगा। द प्रोसेस बाय विच सेल एक्सपेल्स मटेरियल्स बाय फ्यूजिंग वेसिकल्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रिलीज देयर कंटेंट्स आउटसाइड द सेल, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स ऑफर सेवरल की एडवांटेजेस। ठीक है, फर्स्ट जो उसका एडवांटेज है वो है रीजनरेटिव मेडिसिन। हम लोग उससे मेडिसिन जो है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, न्यू टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ट्रीटमेंट्स के लिए बना सकते हैं। अब लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं या जो उनके ऑर्गन्स होते हैं वो टोटली डैमेज हो जाते हैं, यानी वो उसके बाद वो वर्क नहीं कर सकते या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो स्टेम सेल है ना, इसके ज़रिए हम उनके लिए न्यू टिश्यूज़ या न्यू ऑर्गन्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट है सेल थेरेपी। सेल थेरेपी क्या है? सेल थेरेपी में डैमेज सेल्स जो सेल डैमेज हो जाते हैं उनको न्यू सेल्स से हम लोग
रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। रिप्लेस मतलब उनको हटाकर न्यू सेल्स लगा देते हैं। तो इसमें भी स्टेम सेल्स यूज़ होते हैं इस प्रैक्टिस में भी। जैसे ल्यूकीमिया जो ब्लड की एक बीमारी है, उसमें ये प्रोसेस यूज़ होता है सेल थेरेपी का। थर्ड है रिसर्च टूल। रिसर्च टूल ये इस तरह से है कि बहुत सारी डिजीज़ेस नाउअडेज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री में। तो उसकी ये मेडिसिन की रिसर्च भी तो करना ज़रूरी है ना, कि ड्रग्स उस पर किस तरह इफेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेम सेल उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब ये है कि एक कस्टमाइज, जिस तरह लोगों के पर्सनलाइज ब्रांड्स होते हैं ना अपने लिए जो काम करवा रहे होते हैं पर्सनल की तरह से, उस तरह पर्सनलाइज मेडिसिन भी होती हैं। अगर किसी पेशेंट का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि उस पर जो बाकी मेडिसिन हैं वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, यानी कि उसका प्रॉब्लम कुछ और है और वो उसको एक कॉमन सी मेडिसिन दे रहे हैं जो कि सारे पेशेंट्स को दी जाती है, तो वो उस पर ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। फिर उसके लिए उस तरह के पेशेंट्स के लिए आप एक स्पेसिफिक अलग से मेडिसिन बनाते हैं कि स्पेसिफिकली उसी के और टारगेट को, ऑर्गन्स को टारगेट करे जिसमें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल स्टडीज़। प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कॉग्निशनल डिसऑर्डर्स। सिक्स्थ है ड्रग टेस्टिंग, ठीक है। ड्रग सेफ्टी भी ज़रूरी है कि मेडिसिन जो ली जा रही हैं वो उसी पर्पस के लिए हैं जिसके लिए वो बनी है, और उसकी जो डेवलपमेंट है इसमें भी स्टेम सेल्स बहुत बड़ा वर्क करता है। टिश्यू इंजीनियरिंग बहुत बड़ी फील्ड है। टिश्यू इंजीनियरिंग में हम लोग न्यू टिश्यूज़ और न्यू ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वहाँ पर हम इसे अपलोड कर देंगे तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात है लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जो जिस तरह से आपसे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया गया है कि लोकेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन और सिग्निफिकेंस क्या है प्लांट सेल का, प्राइमरी सेल वॉल का और मिडल लमेला का, तो यहाँ पर मैंने इसके इसी तरह से बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखे हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और छोटे तरह से, और इसमें आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जिस तरह हमने यहाँ पर इसकी लोकेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन और सिग्निफिकेंस बताया, देन सेकेंडरी सेल वॉल, तो ये सारे जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसी तरह से रेडी हैं। अगर ये वीडियो भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी, तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो अपलोड होते साथ ही आप तक पहुंच जाए और आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको